आइए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां मान लीजिए हम सब एक बेहद जटिल गेम खेल रहे हैं। अच्छा, एक गेम। हाँ, और जो गेम मास्टर है ना, अच्छा। उसके पास एकदम असीमित शक्तियां हैं। मतलब हम बस जीतने ही वाले हो और अचानक वो गेम मास्टर कहे कि भाई नियम बदल गए। अरे बाप रे। बिल्कुल, वो कहे कि अब से जो पीछे चलेगा वही जीतेगा। तो अगर हमारे पास उस गेम मास्टर की शक्तियों को चुनौती देने का कोई तरीका ही ना हो, तो क्या वो पूरी व्यवस्था एकदम अराजक और दमघोटू नहीं हो जाएगी? ये तो एक बहुत ही भयावह विचार है। मतलब बिना किसी पूर्व निर्धारित और पक्के नियम के कोई भी समाज सिर्फ सत्ता की सनक पर निर्भर हो जाएगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता के पास असीमित शक्तियां होती हैं तो वो सबसे पहले नागरिक गरिमा को ही कुचलने लगती है। हाँ, और शायद इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की उस असीमित शक्ति पर लगाम कसना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। एकदम सही। तो आज की इस गहन चर्चा में हम उसी मास्टर रूल बुक का विश्लेषण कर रहे हैं जो एक आम नागरिक को राज्य की मनमानी से बचाती है। हम भारत के संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले मौलिक अधिकारों की गहराइयों को खंगालेंगे, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, राइट? बिल्कुल। मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा वाली उपमा बहुत दिलचस्प है। देखिए, 1215 में जब ब्रिटेन में राजा जॉन ने पहली बार ये स्वीकार किया था कि राजा भी कानून के अधीन है। अच्छा, वहीं से शुरुआत हुई थी। जी हाँ, तब से अधिकारों की ये अवधारणा विकसित होने लगी। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें ना, तो ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो रातों रात किसी विदेशी मॉडल को देखकर बना दी गई हो। मतलब इसकी अपनी एक लंबी जर्नी रही है। बिल्कुल, इसकी जड़ें हमारे अपने औपनिवेशिक संघर्ष में बहुत गहराई तक धसी हुई हैं। प्रेरणा जरूर हमें अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स से मिली, लेकिन इसका अपना एक भारतीय इतिहास है। हाँ, क्योंकि जब हम स्रोतों को देखते हैं तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल से लेकर 1928 की मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट ले लीजिए, और 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी। एग्जैक्टली। तो ये मांग लगातार उठ रही थी कि नागरिकों के पास कुछ ऐसे पक्के अधिकार होने चाहिए जिन्हें राज्य भी न छीन सके। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक वैचारिक उलझन है। कैसी उलझन? देखिए, जब देश आजाद हुआ और हमारी अपनी चुनी हुई सरकार सत्ता में आई, तो हमें अपनी ही चुनी हुई सरकार से बचने के लिए इस ढाल की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब सरकार तो हमारी ही थी ना। ये बहुत ही शानदार और बुनियादी सवाल है। देखिए, लोकतंत्र में सरकार बहुमत से चुनी जाती है ना? हाँ, वो तो है। लेकिन बहुमत का मतलब ये तो नहीं है कि वो हमेशा सही ही होगा, या वो अल्पसंख्यकों या असहमति रखने वालों लोगों के अधिकारों का सम्मान करेगा ही करेगा। ओह, मतलब मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं हो सकती। बिल्कुल। राजनीति विज्ञान में इसे बहुमत की तानाशाही या टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कहते हैं। इसका खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है, उसी राज्य से जिसे उस व्यक्ति ने वोट देकर बनाया है। क्या बात है। यानी ये सुनिश्चित करना कि अगर 99% लोग भी तय कर लें कि किसी एक व्यक्ति को उसके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया जाए, तो भी संविधान उस अकेले व्यक्ति के पक्ष में खड़ा रहे। बिल्कुल, यही तो असली खूबसूरती है इसकी। तो इतिहास और इसका मकसद तो हमने जान लिया, लेकिन ये मैग्ना कार्टा काम कैसे करता है? इसके लिए हमें उस गेम मास्टर और इस फोर्स फील्ड को समझना होगा। हाँ, वो समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर ये अधिकार हमारी ढाल है, तो हमें बचना किससे है? मतलब हम पर हमला कौन कर सकता है? उनका अनुच्छेद 12 इस राज्य शब्द को बहुत ही विस्तार से परिभाषित करता है। अच्छा, तो क्या राज्य का मतलब सिर्फ संसद और राज्य विधानसभाएं हैं? क्योंकि आम धारणा तो यही है कि कानून वहीं बनते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा वैचारिक ट्रैप है। अच्छा जी, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार है, लेकिन यहाँ फंसना नहीं है। राज्य की परिभाषा में सिर्फ सरकारें ही नहीं आती। तो और क्या आता है इसमें? देखिए, कोई भी ऐसी संस्था जिसके पास कानून बनाने, नियम थोपने या आपके जीवन को प्रभावित करने की शक्ति है, वो राज्य है। मतलब नगरपालिकाएं भी? बिल्कुल, आपके शहर की नगरपालिका, पंचायतें, यहाँ तक कि ONGC, LIC या कोई ऐसा विश्वविद्यालय जिसे सरकार से फंडिंग और शक्ति मिलती है, वे सब अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माने जाते हैं। अरे वाह, इसका मतलब है कि सत्ता का कोई भी अंग, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। एकदम सही। लेकिन मान लीजिए
कि इस राज्य ने, चाहे वो कोई भी संस्था हो, बहुमत के नशे में कोई ऐसा कानून पास कर ही दिया जो हमारे अधिकारों को कुचलता हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या हम सिर्फ संविधान की किताब हाथ में लेके खड़े रहेंगे? नहीं, और यही एंट्री होती है अनुच्छेद 13 की। अच्छा, अनुच्छेद 13। हाँ, अगर अनुच्छेद 12 ये तय करता है कि खतरा कहाँ से आ सकता है, तो अनुच्छेद 13 उस खतरे को बेअसर करने वाला एंटीबॉडी या सुरक्षा कवच है। एक तरह का शील्ड। बिल्कुल, ये न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का आधार है। ये एकदम स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी ऐसा कानून या नियम जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वो सीमा तक शून्य या वॉइड हो जाएगा। तो अगर मैं उसी गेम वाली एनालॉजी पर वापस जाऊं, तो अनुच्छेद 12 उस गेम मास्टर की तरह है जो बोर्ड बिछाता है। सही कहा। और अनुच्छेद 13 एक एंटी चीट कोड है जो गेम मास्टर द्वारा कोई भी गलत नियम बनाते ही उस नियम को तुरंत डिलीट कर देता है ना? और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस सिस्टम के एडमिन है। क्या बेहतरीन मेंटल मॉडल दिया है आपने, एकदम सटीक। लेकिन यहाँ एक और बहस छिड़ जाती है अक्सर। कैसी बहस? लोग कहते हैं कि अगर संसद, जो कि करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, कोई कानून बनाती है और न्यायपालिका उस कानून को शून्य घोषित कर देती है, तो क्या ये न्यायपालिका का अलोकतांत्रिक हस्तक्षेप नहीं है? बिल्कुल यही सवाल उठता है। क्या ये संसद की संप्रभुता का हनन नहीं है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन देखिए, ये संविधानवाद की सबसे क्लासिक बहस है। भारत में संसद संप्रभु नहीं है। तो संप्रभु कौन है? भारत में संविधान संप्रभु है और अनुच्छेद 13 इसी बात की गारंटी है। ये कोई अलोकतांत्रिक हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि खेल के नियम यानी संविधान किसी भी तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए तोड़े ना जाएं। क्या ये लॉजिक बिल्कुल स्पष्ट है? एकदम स्पष्ट है। मतलब अनुच्छेद 13 वो अलार्म सिस्टम है जो किसी भी असंवैधानिक कानून के बनते ही बजने लगता है। बिल्कुल। तो चलिए, अब जब हमने ये जान लिया है कि नियम क्या है और खतरा किससे है, तो आइए हमारी पहली ढाल को उठाते हैं, जो कि है समानता का अधिकार। जी, महान समानता, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक फैली है। लेकिन मेरे मन में एक विचारोत्तेजक सवाल है। क्या हर स्थिति में सबके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना ही सच्ची समानता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर अनुच्छेद 14 की दार्शनिक गहराई सामने आती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक सपाट समानता की बात नहीं करता। इसमें दो अलग अलग अवधारणाएं छिपी हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो हमने शायद ब्रिटेन से लिया है। जी हाँ, ये ब्रिटिश परंपरा से आता है और ये एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कानून की नज़र में कोई वीआईपी नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं। मतलब चाहे कोई आम मजदूर हो या देश का सबसे बड़ा उद्योगपति, अगर दोनों ने रेड लाइट जंप की है तो दोनों का चालान समान ही कटेगा। एकदम सही। लेकिन जो दूसरा पहलू है ना, वो इससे भी अधिक व्यापक है। वो क्या है? वो है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये हमने अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर लिया है। ये एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझूं, मान लीजिए दो लोग हैं। हाँ, बताइए। एक पूरी तरह स्वस्थ है और दूसरा शारीरिक रूप से अक्षम है। अगर राज्य दोनों को एक एक सीढ़ीदार घर दे दे और कहे कि भाई हमने तो समानता कर दी, तो ये विधि के समक्ष समानता का एक बहुत ही अंधा और क्रूर रूप होगा। बिल्कुल, वो अक्षम व्यक्ति तो सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाएगा, है ना? लेकिन अगर राज्य उस अक्षम व्यक्ति के लिए रैंप या लिफ्ट बनवाता है, तो वो विधियों का समान संरक्षण है। मतलब विधि के समक्ष समानता सबको एक जैसी साइकिल देने जैसा है, लेकिन समान संरक्षण का मतलब है कि अगर कोई चल नहीं सकता तो उसे साइकिल के बजाय व्हील चेयर देना। यही सच्ची समानता है। बहुत ही शानदार। आपने इसे एकदम प्लेन इंग्लिश या कह ले आम बोलचाल में समझा दिया। और देखिए, इसी तर्ज पर हमें उन सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं जो अक्सर आरक्षण या विशेष प्रावधानों को लेकर उठते हैं। हाँ, वो अनुच्छेद 15 और 16 वाले सवाल। बिल्कुल। लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई अगर अनुच्छेद 15 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है और 16 रोजगार में अवसर की समानता देता है, तो फिर महिलाओं, बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष नियम क्यों बनते हैं? क्या वो समानता का उल्लंघन नहीं है? यही तो ट्रैप है। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि समानता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राज्य विशेष प्रावधान नहीं बना सकता, बल्कि ये वास्तविक समानता तक पहुंचने का एक साधन है। उन लोगों को उस रेस के स्टार्टिंग लाइन तक लाना बहुत जरूरी है जिन्हें सदियों से पीछे धकेल दिया गया था। बिल्कुल सही कहा।
लेकिन क्या इस समानता के अधिकार में कोई ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद न हो? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता का अंत करता है। छुआछूत का अंत। जी, संविधान में कई अधिकारों पर कुछ शर्तें या अपवाद होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 17 पूर्ण और निरपेक्ष है। इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता। छुआछूत किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। साथ ही अनुच्छेद 18 भी है, जो उपाधियों का अंत करता है, ताकि कोई खुद को दूसरों से श्रेष्ठ न समझे। तो समानता की ढाल तो हमें मिल गई और समाज में एक समतल जमीन भी तैयार हो गई। लेकिन अगर उस समतल जमीन पर खड़े होकर हम अपने विचार ही व्यक्त न कर सकें, अगर हमारे मुंह पर टेप लगा हो, तो उस समानता का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो अब बात करते हैं आजादी के 6 स्तंभों की, यानी अनुच्छेद 19। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इस देश में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं? ये शायद लोकतंत्र का सबसे नाजुक संतुलन है। अगर आप अनुच्छेद 19 को देखें तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। कौन कौन सी? पहला, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, जिसमें प्रेस भी शामिल है। दूसरा, शांतिपूर्ण सम्मेलन करना। तीसरा, संघ या यूनियन बनाना। चौथा, पूरे देश में आबाद संचरण, यानी कहीं भी घूमना। पांचवा, कहीं भी निवास करना। और छठा, कोई भी व्यापार या पेशा चुनना। ये तो बहुत व्यापक अधिकार है, लेकिन मेरा एक बहुत ही तीखा सवाल है यहाँ। जी, पूछिए। जब हम कहते हैं कि हमारे पास बोलने की आजादी है, तो क्या राज्य किसी भी बहाने से इस पर लगाम लगा सकता है? और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये अधिकारों का सबसे बड़ा ट्रैप है। अच्छा। हाँ, लोग सोचते हैं कि ये अधिकार आत्यंतिक या एब्सोल्यूट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं। मतलब आप कुछ भी नहीं बोल सकते? बिल्कुल नहीं। आपको राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है। आप भड़काऊ भाषण देकर दंगे नहीं करवा सकते। ओह, तो इसे अगर हम एक क्लासिक एनालॉजी से समझें, यानी हाथ घुमाने की मेरी आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से किसी दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है। एकदम परफेक्ट उदाहरण। क्या आपको नहीं लगता कि बिना इस बैलेंस के समाज में सिर्फ अराजकता ही फैलेगी? बिल्कुल फैलेगी। आजादी का मतलब अराजकता नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार आजादी है। एकदम सही। लेकिन आजादी बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ, पर तब क्या जब बात सीधे आपके जीवन और सांसों पर ही आ जाए? ये हमें संविधान की धड़कन तक ले जाता है। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ सांस लेना ही जीवित होना है? ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है, और भारतीय न्यायशास्त्र में इसका विकास भी बड़ा अद्भुत रहा है। शुरुआत में तो अदालतों का मानना था कि अगर कोई कानून बना दिया गया है तो राज्य आपकी आजादी छीन सकता है। मतलब सिर्फ कानून का होना ही काफी था? हाँ, लेकिन ये बदलाव 1978 के ऐतिहासिक मेनका गांधी केस में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसका मतलब सिर्फ जानवरों की तरह जीवित रहना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका अर्थ है मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना। इसी केस के बाद इसमें निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यहां तक कि मुफ्त कानूनी सहायता जैसे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने जोड़े हैं। वाह! और बाद में तो इसमें अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया ना, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात करता है। बिल्कुल, क्योंकि बिना शिक्षा के गरिमा कैसी? सही बात है। तो अगर मैं इसे कंप्यूटर की भाषा में कहूं, तो अनुच्छेद 21 हमारे अधिकारों का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके बिना कुछ नहीं चलता। बहुत बढ़िया एनालॉजी। लेकिन अगर पुलिस या राज्य की मनमानी गिरफ्तारी का वायरस इस सिस्टम पर हमला कर दे, तो क्या होगा? उस वायरस से निपटने के लिए हमारे पास अनुच्छेद 20 और 22 रूपी एंटीवायरस मौजूद हैं। अच्छा, तो ये दोनों एंटीवायरस काम कैसे करते हैं? देखिए, अक्सर इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं क्लियर करता हूं। अनुच्छेद 20 तब काम आता है जब आप पर अपराध साबित होने वाला हो। ये आपको 3 चीजों से बचाता है। पूर्वपद प्रभाव नहीं, यानी पुराने काम के लिए नए कानून से सजा नहीं मिलेगी। ओके, मेक सेंस। दूसरा, दोहरा दंड नहीं, एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं। और तीसरा, खुद के ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 22? अनुच्छेद 22 तब ढाल बनता है जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है। आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, वकील करने का अधिकार है, और सबसे बड़ा 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। मतलब पुलिस आपको चुपचाप गायब नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। तो जीवन और गरिमा की कानूनी गारंटी तो मिल गई, लेकिन क्या हो
जब समाज के भीतर से ही कुछ शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों की गरिमा को कुचलने लगे, संविधान उन लोगों की रक्षा कैसे करता है जो अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकते? इसके लिए हमें अनुच्छेद 23 और 24 को देखना होगा, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। जंजीरों को तोड़ने वाले अधिकार। बिल्कुल। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार, जिसे हम बंधुआ मजदूरी कहते हैं, उस पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24? वो बाल श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 24 के लिए तो सीधा सा नियम है, बच्चों के हाथों में औजार नहीं बल्कि किताबें होनी चाहिए। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कौन सा ट्रैप? अनुच्छेद 23 का एक अपवाद है। बेगार पर पूर्ण रोक है, ये सही है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। जैसे सैन्य सेवा? जी हाँ, अगर देश को जरूरत हो तो राज्य आपसे सेवा मांग सकता है और वो बेगार नहीं कहलाएगा। समझ गई। अब आते हैं एक ऐसे विषय पर जो भारत जैसे देश के लिए बहुत ही अहम है, आस्था का अभयारण्य। अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, अक्सर हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात सुनते हैं, पर हमारी धर्मनिरपेक्षता कैसी है? हमारी धर्मनिरपेक्षता बहुत अनोखी है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को आबाद रूप से मानने का अधिकार है। यहाँ तक कि धार्मिक कार्यों के लिए कर न देने की आजादी भी है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी धर्मनिरपेक्षता ऐसी है जैसे किसी खेल का रेफरी? रेफरी कैसे? मतलब वो किसी एक टीम में शामिल नहीं होता, लेकिन सभी टीमों को निष्पक्ष रूप से खेलने का समान संरक्षण देता है। क्या बात है, ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। राज्य सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखता है और इसी के साथ अनुच्छेद 29 और 30 भी जुड़ते हैं, जो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और उनके शिक्षण संस्थानों की रक्षा करते हैं, ताकि उनकी पहचान बनी रहे। बिल्कुल। लेकिन मेरे दिमाग में एक अहम सवाल आ रहा है। पूछिए। ये सारी ढालें, ये सारे अधिकार सुनने में बहुत मजबूत लग रहे हैं, लेकिन अगर सरकार इन अधिकारों को मानने से इनकार कर दे तो मतलब एक ढाल का क्या फायदा अगर उसे उठाने वाला कोई हाथ ही ना हो? एक स्मार्टफोन की 5 साल की वारंटी का क्या फायदा अगर उसका कोई कस्टमर केयर सेंटर ही ना हो? हाँ, बहुत सही सवाल है। और अनुच्छेद 32 ही वो कस्टमर केयर है। परमस्त्र। जी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। वाओ। तो सुप्रीम कोर्ट करता क्या है इसमें? सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 प्रकार के आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। मुझे तो ये रिट सुपर हीरो गैजेट्स की तरह लग रहे हैं। वो कैसे? देखिए, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, एक सर्च एंड रेस्क्यू गैजेट है। मतलब अवैध रूप से गायब किए गए व्यक्ति को शरीर सहित प्रस्तुत करो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और परमादेश मैंडमस सरकारी अधिकारियों के लिए एक अलार्म क्लॉक है जो कहता है हम आदेश देते हैं कि उठो और अपना काम करो। बिल्कुल। सोचिए, अगर अनुच्छेद 32 ना हो तो क्या बाकी सारे अधिकार सिर्फ एक सजावटी किताब के पन्ने बनकर नहीं रह जाएंगे? 100%। तो हमारे पास परम अस्त्र है, लेकिन क्या कोई ऐसा लेवल है जहां ये अस्त्र भी काम नहीं करते? मतलब इस गेम की सीमाएं क्या है? क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां सरकार कानूनी तौर पर आपके इन अधिकारों को छीन सकती है? जी बिल्कुल है। संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा था कि देश सबसे ऊपर है, इसलिए अनुच्छेद 33, 34 और 35 बनाए गए। इनमें क्या है? अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों और पुलिस के अधिकारों को प्रतिबंधित करता है ताकि अनुशासन बना रहे। 34 मार्शल लॉ की बात करता है और 35 कहता है कि इन अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। और आपातकाल के समय? हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। तो क्या उस समय सब कुछ छीन जाता है? और यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं आपातकाल में सब खत्म, लेकिन परम अपवाद याद रखिए, अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीने का अधिकार, ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ओह, मतलब ये एक अटूट कोड है। बिल्कुल अटूट कोड है। और इसके साथ ही हमें 1973 के केशवानंद भारती केस को नहीं भूलना चाहिए। वो मूल संरचना वाला केस? जी, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना का सिद्धांत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। मतलब संविधान एक आलीशान घर की तरह है।
केशवानंद भारती केस कहता है कि संसद इस घर की दीवारों का रंग बदल सकती है, खिड़कियां बदल सकती हैं, जिसे हम संशोधन कहते हैं, लेकिन वो घर की नींव में डायनामाइट लगाकर उसे उड़ा नहीं सकती। बहुत ही उम्दा तरीके से समझाया आपने। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने समझ लिया है कि मौलिक अधिकार यानी भाग 3 वो मजबूत ढाल है जो एक व्यक्ति को राज्य की असीमित शक्तियों से बचाती है। लेकिन यहाँ मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मौलिक अधिकार एक ढाल है जो राज्य को कुछ गलत करने से रोकते हैं, तो वो कौन सी चीज है जो राज्य को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है? क्या संविधान के पास सरकार को सही रास्ता दिखाने के लिए भी कोई कंपास है? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। एक तरफ ढाल है तो दूसरी तरफ एक नक्शा भी होना चाहिए। और यहीं से हमारा अगला लेवल शुरू होता है, DPSP यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये इस मास्टर रूल बुक का अगला अध्याय है। बिल्कुल। तो अगर आप इस विषय में पूरी तरह से महारत हासिल करना चाहते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो एडुपल्स की कम्युनिटी से जुड़ें। एडुपल्स पर उपलब्ध इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्रैश कोर्स को एक्सप्लोर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले लेवल को डिकोड कर सकें। सीखते रहिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए।